लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप और 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं रिएक्शन के अंदर, उनका एक्वा सॉल्यूशन लिया गया है, तो उस केस में जो हमारे पास कैथोड है वहाँ पर हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब हम इसमें देखेंगे केस 2 कि ऐसे एलिमेंट अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन का वो, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर कटायन, अदर मीन्स फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप और 13 ग्रुप को छोड़ करके मान लीजिए हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो उस सॉल्यूशन में आ जाते हैं, तो आप कैसे बताओगे कि वो हमारे पास उसका इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब कैथोड पर क्या बनेगा। तो उस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। जैसे मान लीजिए एक्वा सॉल्यूशन है हमारे पास किसका, AgC एक्वा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, ZnSO4 का, ठीक है, AgSO4 का। तो ये हमारे पास इस तरह के जब सॉल्यूशंस हैं, तो इस केसेस में कभी भी आपके पास जो है कैथोड पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। ठीक, यहाँ पर हम कैसे, अब ये तो कैथोड के प्रोडक्ट हो गए। एनोड के प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2O इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ FSO3 SO4 NO3 H2O3। तो अगर ये हैं हमारे पास एक्वा सॉल्यूशंस हैं इस तरह के, तो उन एक्वा सॉल्यूशंस में हमारे पास, इन एक्वा सॉल्यूशन में जब भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें बनेंगी तो वहाँ पर जो एनोड होगा वहाँ पर हमेशा ऑक्सीजन गैस बनेगी। एनोड पर हमेशा ऑक्सीजन गैस बनेगी और उसका रिएक्शन आप ये होगा एनोड का। जैसे अब मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H2O का कम है Cl Br I से, तो अगर मान लीजिए सोल्यूशन में ये सब चीज़ें ली गई हैं, तो उस केस में जो एनोड है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी। ऑक्सीजन गैस कब बनेगी, जब ये सब लिए गए हैं हमारे पास FSO3 नेगेटिव SO4 ये सब लिए। लेकिन अगर यहाँ पर Cl Br I ये सब लिए गए हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हमारे पास किस में अप्लीकेबल होती हैं, केवल जब हमारे पास जो रिएक्शन कराया जा रहा है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रोड्स उसमें जो यूज़ किए गए हैं वो प्लेटिनम है या ग्रेफाइट है, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये जो केस मैंने अभी आपको बताए हैं ये सब के सब तब यूज़ होंगे जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होगा वो कैसा होगा, इनर्ट नेचर का होगा। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने Ag एक्वा सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का, तो उस केस में ये जो टूटेगा तो Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव में टूटेगा। तो अब आप यहाँ देखें, हम चेक करें कि यहाँ पर SO4 आयंस बन रहे हैं, और SO4 का जो भी हमने केस देखा है कि जब SO4 बनता है तो वहाँ पर एनोड पर कौन सी गैस बनती है, एनोड पर ऑक्सीजन बनती है। इसीलिए यहाँ पर जो एनोड का प्रोडक्ट होगा वो ऑक्सीजन बनेगी। अगर हमने यहाँ पर भी हमने मान लीजिए इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया है, तो NaCl है, तो यहाँ देखिए Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। और चूँकि यहाँ एक्वस है तो यहाँ पर भी पानी है और यहाँ पर भी पानी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्यों बनेगी, चूँकि ये जो होगा कैथोड पर जो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्यों बनेगी, चूँकि ये NaCl जो है ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से बिलोंग करता है, और जब ये फर्स्ट ग्रुप से एलिमेंट से बिलोंग करेगा तो जो हमारे पास एनोड का कैथोड का प्रोडक्ट होगा, मतलब कैथोड पर हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब मान लेते हैं कि आपके पेपर में यहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की जगह उन्होंने कैसे ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की जगह एक्टिव इलेक्ट्रोड दे दिए, तो उस समय हमारे पास हम कैसे करेंगे इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में जैसे मान लीजिए है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब है कि इट मीन्स इन CuSO4 सोल्यूशन Cu इलेक्ट्रोड प्लेस्ड, मतलब यहाँ पर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर Pt इलेक्ट्रोड डाला गया है तब तो आप ऊपर के मेथड से उसको सॉल्व करोगे, लेकिन अगर यहाँ पर Pt इलेक्ट्रोड्स की नहीं डाला गया है, वहाँ पर कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब CuSO4 के सोल्यूशन में आपने कॉपर की रॉड डाली है, तो CuSO4 का सोल्यूशन में ये कॉपर और सल्फेट आयन में टूटेगा और जो पानी होगा वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। तो यहाँ पर क्या है, बोथ Cu एंड H पॉजिटिव आयंस माइग्रेट टूवर्ड्स द कैथोड, दोनों जाएंगे कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो ये दोनों जाएंगे। लेकिन वहाँ पर कौन डिस्चार्ज होगा, तो वहाँ पर क्या है, जो Cu है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कम होता है, इसलिए वो हमारे पास क्या होगा, Cu हैज़ लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल देन H2, इसीलिए Cu is deposited on Cu इलेक्ट्रोड एक्टिंग ऑन कैथोड, इसीलिए जो Cu इलेक्ट्रोड होगा वो कहाँ पर हमारे पास होगा, कैथोड पर। इसी तरह से और एनोड जो होगा, एनोड नॉट इसमें हमारे पास एनोड पर ना तो SO4 बनेगा ना तो OH नेगेटिव आयंस लिबरेट होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या होगा, ये Cu का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, Cu क्या है, इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये और एनोड पर क्या होता है हमारे पास प्रोसेस, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा हो जाएगा, एनोड पर हमेशा क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में तो सही है कि एनोड पर आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये पॉसिबल कॉपर एनोड पर पॉसिबल कभी भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ की तरफ हम चलते हैं। तो फैराडे ने बताया कि mass of the substance deposited or liberated at the electrode is directly proportional to the quantity of electric charge passed, मतलब उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोड उतनी ही ज़्यादा जो हमारे पास सब्सटेंस होंगे वो इलेक्ट्रोड पे जमा होंगे जितनी ज़्यादा देर तक हम इलेक्ट्रिसिटी को उसके अंदर डालेंगे। तो इसको निकालने के लिए ये फार्मूला है, इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ही अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड जो हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो उसके इक्विवेलेंट मास के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इक्विवेलेंट मास क्या होते हैं कि किसी भी एलिमेंट के अगर हम एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दें तो वो इक्विवेलेंट मास आ जाता है हमारा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम करते हैं इसमें, जैसे एल्युमिनियम है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू द डिपोजिशन ऑफ इतने ग्राम ऑफ Al व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज़। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिखाया गया है, तो हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ़ कूलम्स निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कूलम्स को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ रिएक्शन में देखेंगे कि कितने मोल इसके इलेक्ट्रॉन के कितने मोल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 मोल। तो Q सबसे पहले Q निकालेंगे, तो Q बराबर क्या होता है, N इंटू एफ, N इंटू एफ, N की वैल्यू हो गई 3 और F हो गया 96500। अब यहाँ पर इसका ये जो टोटल चार्ज आ गया इतना, तो मोलर मास एल्युमिनियम का इतना होता है, तो टू डिपॉजिट दैट 27 ग्राम
27 और ये किसके बराबर होता है, जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ये फैराडे कांस्टेंट के बराबर। तो 27 ग्राम के लिए इतनी की ज़रूरत होती है, इसलिए 1 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितने की ज़रूरत होगी, इतने की। इसलिए जो आपके न्यूमेरिकल में दे रखा है 40.5, इसके लिए कितनी ज़रूरत होगी, जिससे डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा हमारे पास। आगे इसी तरह से ये हमसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द टाइम डिपॉजिटेड 2 ग्राम ऑफ AG एट कैथोड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू द सोल्यूशन ऑफ AgNO3। तो हमें टाइम निकालना है। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, यहाँ से T इज इक्वल टू आई Q अपॉन में I हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें Q निकालना पड़ेगा। तो जैसे हमने पीछे निकाला था ऐसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसीलिए जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो फैराडे कांस्टेंट के बराबर होता है n इंटू ई के बराबर। तो यहाँ पर केवल 1 मोल है, इसलिए 965 डी ले लेंगे। तो 108 ग्राम में इतनी ज़रूरत है, इसलिए 1 ग्राम में हमारे पास ये आ जाएगा। इसलिए 2 ग्राम के लिए पूछा गया, 2 ग्राम के लिए हमने क्यू निकाल लिया। करंट 1 एम्पियर दे रखा, डिवाइड करेंगे, इससे निकल आएगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम आगे के न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। थैंक यू।